Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's Zoom online video sessions. आज की हमारी जो इंग्लिश एसे की क्लास है, जिस तरह कि हमने प्रीवियस क्लास में एक डिटेल एनालिसिस किया था डिजिटल एज से रिलेटेड कि क्या डिजिटलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, digitalization of cultural or civilizational events, digitalization of uh, uh, जो डिफरेंट किस्म के हमारी पूरी की पूरी दुनिया में पॉलिटिकल, सोशल और अदर एक्टिविटीज होती हैं। इसी तरह डिजिटलाइजेशन में मीडिया का रोल, तो किस हद तक ये हमारे लिए बेनिफिट है और किस हद तक एज ए ग्लोबल सिटीजन हम पूरी की पूरी दुनिया के रहने वाले जो ग्लोबल सिटीजन है उससे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड बात की थी। इसके साथ साथ मैंने स्टूडेंट साहब से अर्ज किया था कि इससे मिलता जुलता एक टॉपिक है आईटी की रेवोल्यूशन का, और जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज समथिंग ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपके इर्द गिर्द मामलाते जिंदगी, जिसमें आपका इंडिविजुअल लाइफ है, कलेक्टिव लाइफ है, आपका रिलीजन है, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, आपकी रूटीन एक्टिविटीज हैं, आपके इंटरेक्शंस हैं, वो सब के सब आईटी बेस्ड हो चुके हैं। तो इज इट अ कर्स, एंड ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो क्या इसकी कोई ब्लेसिंग्स है? तो इस टॉपिक को भी मैंने कल आपसे कहा था इस पे बात करेंगे और असाइनमेंट भी दी थी। तो हम चलते हैं जी अपने इस टॉपिक की तरफ, और सबसे पहले कोशिश करते हैं कि मैं आपसे ये टॉपिक अभी शेयर करूं। जस्ट वेट, इसको देख लेते हैं। जी, ये जिस तरह की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये चीज शेयर है, नजर आ रही है, तो हम टॉपिक देखते हैं जी। इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग एंड कर्स। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हमने डिटेल में एनालिसिस करना, डिटेल में बात करनी है। हम डिटेल में इसके ऊपर देखते हैं जी, बात करते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सेसिव डिपेंडेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हमारे लिए कर्स है, क्या ब्लेसिंग है, क्या इसका कंपैरिजन भी करेंगे, देखेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस में किस हद तक ये हमें बेनिफिट करता है और किस हद तक ये हमें नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले तो वो बात कर रहा है इमर्जिंग ट्रेंड्स। जी, इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल सिस्टम। कल भी मैंने इसकी आपसे बात की थी, डिजिटल सिस्टम्स की। ब्लेसिंग एंड कर्स डिस्कस। इसमें जो प्रॉम्प्टर है हमारे पास, या जो एग्जामिनर जिस पे फोकस करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि इसके ऊपर आप डिस्कशन करें। और डिस्कशन में ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है एक्सपोजिटिव राइटिंग में भी डिस्कशन आ जाता है, जिसमें आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिफरेंट वे से एनालिसिस करना है, और उसके साथ साथ कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट्स और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अपने जो नैरेटिव है उसको बिल्ट भी करना है और बॉडी ऑफ द एसे में सपोर्ट भी करना है। और फिर आपने जो मेन थीम जो उसका है कि इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल सिस्टम के ऊपर जो डिपेंडेंस है, इसके ट्रेंड्स बहुत बढ़ रहे हैं, ब्लेसिंग भी है, कर्स भी है, किस हद तक आप इसमें ब्लेसिंग कर्स इसको समझते हैं, और कंपैरेटिवली आप क्या समझते हैं कि ज्यादा ब्लेसिंग है या कर्स है। यहाँ पर एक आपको टिप देता चलूं
जब कोई ऐसी स्टेटमेंट आपके सामने आए जिसमें कोई ट्रेंड नया आ रहा हो, चेंज की फिलॉसफी आ रही हो, सिस्टम्स चेंज हो रहे हो, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा हो, कोई सोशल मूवमेंट ऐसे चल रहे हो जिसकी वजह से रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हो, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साइंस में कोई रेवोल्यूशन आ रहा हो, तो याद रखिएगा इट इज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर, क्योंकि ह्यूमन नेचर एग्जिस्टिंग सिस्टम को जो है ना वो ही पसंद करती है जिसमें इंसान पलता है बढ़ता है, जिस एनवायरनमेंट को उसने देखा होता है। तो अपेरेंटली शुरू शुरू में चेंज जो है वो इंसान के लिए मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना, लेकिन तारीख की स्टडी ये बताती है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये बताते हैं कि जितना मर्जी आप किसी चेंज को रेजिस्ट करें, चेंज आकर के ही रहता है। अगर आप इमरानियात यानी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो चेंज की कुछ थेरीज हैं, जिसमें अगस्त कॉम्टे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हर्बर्ट स्पेंसर का बहुत कंट्रीब्यूशन है, मैक्स वेबर का कंट्रीब्यूशन है, उसके साथ साथ इब्ने खल्दून का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें हर जो अगस्त कॉम्टे हैं वो बर्थ ग्रोथ एंड डिके की थ्योरी बताते हैं। इब्ने खल्दून जो है 120 ईयर्स किसी भी स्टेट का पूरे के पूरा लाइफ स्पैन बताते हैं। तो चेंज जो है, अगर आप तारीख के स्टूडेंट है, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स हैं, बिहेवियरल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि चेंज एक वाहिद ऐसा फिनोमेना है जो अनचेंजेबल है, यानी इनएविटेबल है। यानी चेंज वाहिद एक ऐसी एक्टिविटी है इस दुनिया के अंदर जो हर सूरत हर हालत परमानेंट है। बाकी दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं है एक्सेप्ट चेंज के, यानी तब्दीली होती चली आ रही है। एक बहुत बड़े थेरिस्ट थे, उन्होंने चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दी, और उन्होंने कहा कि मैंने एक नदी में पांव डाला है और मैंने कुछ देर बाद उस चलते हुए पानी से अपना पांव बाहर निकाल लिया, तो वो जो लम्हा जिसमें मैंने उसको पांव डाला था, जो पानी का हिस्सा मुझे टच किया था, उसके बाद जब मैंने पांव निकाला तो वो जो टाइम स्पैन है वो पिछले वाला नहीं है, अब मैं अगले टाइम स्पैन में चला गया हूं। इन अदर वर्ड्स आसान तरीके से वो समझाना ये चाह रहे थे, द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज तब्दीली, इज चेंज। तो अगर आप गौर से देखें तो आपका जो आज का टॉपिक है, आपको जो समझाना जरूरी था, वो इस तरह के टॉपिक्स में अगर चेंज ट्रेंड हो रहे हैं, कोई नई चीज आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी ब्लेसिंग भी होगी और कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज या वो कर्स भी होगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप इस चीज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने ब्लेसिंग्स को ही सपोर्ट करना है। द रीजन बीइंग इज दैट कि जब भी कोई नई चीज आती है तो उसके बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज भी साथ आती हैं। जिस तरह हम चूंकि एक इस्लामी माशरे में रहते हैं और इस्लामी माशरे में टेलीविजन, वीसीआर, डिश एंटीना, इसको हमारे जो मजहबी हलके हैं वो एक अरसे तक बुरा मानते थे और मना करते थे, यहाँ तक के फतवे भी लगते थे। लेकिन जब उनको ये मालूम पड़ा कि अब जो दुनिया है वो इन प्लेटफॉर्म से ही इंटरेक्ट कर रही है, तो फिर उनको उन प्लेटफॉर्म्स पर आना पड़ा और फिर वो फतवे वापस हो गए। इसी तरह आपको सोशल मीडिया पे आपको बहुत से रिलीजियस पर्सनालिटीज नजर आती हैं, यूट्यूब चैनल्स नजर आते हैं। तो होता ही है कि इंसान की नेचर चेंज को अपेरेंटली एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए तो इस्लाम जो है वो दुनिया का बेहतरीन और मॉडरेट रिलीजन है, बिकॉज इट इज द फ्लेक्सिबल रिलीजन विच अडॉप्ट्स द चेंज। इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये तब्दीली को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि ये मॉडरेट रिलीजन है। खैर, बात कहीं और निकल गई, तो हम आज के टॉपिक पे वापस आते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल सिस्टम, ब्लेसिंग है या कर्स है। अगर तो मुझसे दोनों में से कोई एक राय ली जाती तो मैं इसको ब्लेसिंग ही कहता, लेकिन इसमें चूंकि एंड आ गया है, ब्लेसिंग है और कर्स है, यानी वो कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है इस टॉपिक को विद रेफरेंस टू बोथ एस्पेक्ट्स डिस्कस करें, यानी आपने एक्सपोजिटिव वे ऑफ राइटिंग करना है इसमें। मैं चूंकि फॉर्म्स ऑफ राइटिंग आपको पढ़ा चुका हूं, अब जब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो इट इज नॉट समथिंग कि मैं अब प्रीवियस चीजें रिवाइज करूं, तो आप लोगों को वो मालूम होना चाहिए व्हाट इज एक्सपोजिटिव राइटिंग। अगर नहीं तो आप यूट्यूब पे वो लेक्चर पड़ा है, वहां से उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, स्टेप नंबर 1 ये होता है कि स्टेप नंबर 1 में हम देखते हैं इसको लिमिट करना है। तो अगर आप देख लें तो इमर्जिंग ट्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर।
इसको हम लिमिट कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इसका कलर चेंज कर देता हूं। इमर्जिंग ट्रेंड एक है एक्सेसिव डिपेंडेंस, हद से ज्यादा डिपेंडेंस। ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमें इसमें नजर आ रहा है, इसको हम अंडरलाइन या सर्कल कर देते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेल डन, बहुत अच्छी बात, जिसको हम डिजिटल सिस्टम्स भी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, बिकॉज मैं कंप्यूटर पे इस वक्त आपको ये साथ साथ करके दे रहा हूँ, तो बजाय अंडरलाइन करने के मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ले जी, उसके बाद हम देखते हैं, ये तो मेजर इस टॉप जो आपका ऐसे का टॉपिक है, इसमें यही मेजर कीवर्ड्स हैं कि हद से ज्यादा या बहुतात बहुत ज्यादा डिपेंड करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। क्या बेनिफिट्स, बेनिफिशियल है, ब्लेसिंग है, कोई अच्छी मतलब हमारे लिए फायदामंद चीज है, हमारे लिए कोई रहमत है, या फिर हमारे लिए कोई लानत है, यानी कोई कर्स है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। ठीक हो गया जी, इसको हमने डिस्कस करना है इनमें। इट मींस दैट एक्सपोजिटिव वे में, जिसमें हम एनालिसिस भी दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी जनरेट कर सकते हैं, बोथ एस्पेक्ट्स को डिस्कस भी कर सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस या एनोलॉजी भी दोनों की देके ब्लेसिंग्स और कर्स या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को दोनों तरफ को देख के अपनी बात को प्रूव भी कर सकते हैं कि हम इस हक में हैं, जो कि मैं अभी आपको पहले बता चुका हूं। स्टेप 2, एक्सट्रैक्शन। अब इस टॉपिक को जब आपने अंडरलाइन कर लिया, मेन चीजों, मेन कीवर्ड्स को आपने देख लिया, तो नाउ व्हाट इज योर एक्सट्रैक्शन? आपने इससे क्या अखज किया या क्या समझा? क्योंकि मैंने आपको कल एक टिप दी थी कि अगर आप अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और किस एरिया पे ज्यादा फोकस कर रहा है, सिर्फ उसी रेलेवेंस के अकॉर्डिंगली अगर आप अपना पेपर प्रोड्यूस करके आते हैं, आंसर दे के आते हैं, तो आपके पास होने के और मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, रादर देन आप बस जो आपको समझ आए आप वो लिख के आ जाएं, उसमें फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक्सट्रैक्शन में हमने एग्जैक्ट कीवर्ड को सामने रखते हुए एक्सट्रैक्ट करना है, यानी इमर्जिंग ट्रेंड, जो नई चीज एक सामने आ रही है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस यानी एक्सेसिव डिपेंडेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग है या कर्स है। तो नंबर 1 मैंने इसको किया है न्यू फैशंस, न्यू ट्रेंड्स। ऑब्वियसली बात है, फैशन ट्रेंड्स हर चीज में होता है। ऑफ एक्सेसिव यूटिलिटी या रिलाय ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सेसिव यूटिलिटी या रिलाय करना, किसके ऊपर रिलाय करना? ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमने इस टॉपिक में डिजिटल सिस्टम्स का भी एक वर्ड डाला है, तो इधर भी लिख देते हैं डिजिटल सिस्टम्स, यानी डिजिटल सिस्टम्स यानी डिजिटलाइजेशन, इसको डिजिटलाइजेशन का दौर भी कहते हैं। तो डिजिटलाइजेशन क्या ट्रेंड्स के ऊपर एक्सेसिव डिपेंडेंस जो है या उसकी एक्सेसिव यूटिलिटी जो है इज अ ब्लेसिंग और कर्स टू मैनकाइंड इन कॉन्टेम्परेरी एपॉक। इज अ ब्लेसिंग, और चूंकि इधर नहीं आ सकता एंड ही आएगा, एंड अ कर्स। इंसान आजकल का कॉन्टेम्परेरी इंसान, आजकल की कॉन्टेम्परेरी यानी मौजूदा इंसानियत के लिए। तो बिल्कुल एक्यूरेटली जो उसने पूछा उसको हमने कर दिया। अब इसका स्टेप नंबर 3 है, तो स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपको बताया गया है, आपने उसके मेजर एरियाज जो टॉपिक में आपको नजर आते हैं उसको डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं इसके मेजर एरियाज हैं कौन से। तो वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें मिलता है ट्रेंड्स ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए फैशंस आ रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे या डिजिटल सिस्टम पे या डिजिटलाइजेशन पे ज्यादा डिपेंड करना चाह रहे हैं या डिपेंडेंट हैं। अपने बिल्स जमा कराते हैं एटीएम कार्ड से, अपने मोबाइल से, और घर बैठे अपने लैपटॉप से अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, अपने लैपटॉप को ही उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहे होते हैं, आपकी जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटी है, असाइनमेंट्स बनानी होती है, वो इसके ऊपर डिपेंडेंस है। आपका
जितने भी जो बड़े गैजेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं या मीडिया के लिए ज्यादातर सोशल मीडिया का सबसे बड़ा टूल है आपका लैपटॉप या मोबाइल, तो इस पे आप जाहिर से सारी दुनिया डिपेंड कर रही है, बल्कि इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज यहाँ से हो रही है, खबरें भी यहाँ से सुनी जा रही हैं। तो एक तो इसका मेजर फीचर ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल सिस्टम्स ये क्या है, ये दूसरा एक्सेसिव डिपेंडेंस है, तीसरा ब्लेसिंग है, चौथा कर्स है। लें जी, तो उसने पहली बात इसमें की है इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ आईटी। ये मैं आपको बता चुका हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसको आप डिजिटलाइजेशन भी कह सकते हैं। डिजिटलाइजेशन ऑफ व्हाट, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज तो डिजिटलाइज हो चुकी है आजकल। दूसरा है अब इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, सबसे पहले आपने ये डिस्कस करना है, ये आपका पहला एक फीचर है कि पहले आपको ये भी पता होना चाहिए इमर्जिंग ट्रेंड का मतलब क्या है, कि हर शोबा है जिंदगी में, अमंग ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ये देखें, अमंग ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर शोबा है जिंदगी में आपको अगर कोई कॉमनैलिटी नजर आ रही है तो वो ये है कि वो डिजिटल यूसेज ज्यादा हो चुका है, चाहे वो तदरीस का शोबा है यानी एजुकेशन का शोबा है, चाहे वो पॉलिटिक्स का शोबा है यानी सियासियात का शोबा है, चाहे वो बिजनेस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, चाहे वो आप लोगों की पब्लिक या प्राइवेट फर्म्स के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो वीजा या कंसल्टेंसी फर्म है, चाहे वो ट्रैवलिंग की बड़ी बड़ी इदारे हैं, टिकट रिजर्वेशन के प्रोसीजर्स हैं पूरी दुनिया में, आपका जो डाटा है, चाहे वो मेट्रियोलॉजी है, चाहे वो आपकी फिजियोलॉजी है, चाहे आपकी बायोलॉजी है, चाहे आप अगर देखें तो आजकल नई टर्म इस्तेमाल होती है बायोटेक्नोलॉजी, चाहे वो आपकी आ, आ, जो फार्म से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, आप उसमें भी देखते हैं कि उसमें भी बहुत ज्यादा जीनोम इस्तेमाल हो रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल हो रही है, उसमें भी गैजेट्स जितने भी इस्तेमाल होते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, ऐसी स्क्रीन इस्तेमाल होती हैं, ऐसे लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, डाटा स्टोरेज के डिवाइसेस आप पूरी दुनिया में देख लें, 5G 3G 4G टेक्नोलॉजीज की रेवोल्यूशन आप, तो हर जगह पर इमर्जिंग ट्रेंड एक ही है, दैट इज डिजिटलाइजेशन या डिपेंडेंस ऑफ आईटी। तो इसके ऊपर एक फीचर तो इसमें मुझे काम की बात इस ऐसे में ये नजर आई, यानी ये एक फीचर है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, मेजर एस्पेक्ट है एक्सेसिव डिपेंडेंस। अब ये है तो सही हर जगह कॉमन, लेकिन सिर्फ ये फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ही नहीं है, बल्कि लोग प्रैक्टिकली इस पे डिपेंड कर रहे हैं। और आज के इस दौर में जब कोविड-19 पूरी दुनिया में ग्लोबल पैंडेमिक बन चुका है, टुडे इज 18th of June 2020, सॉरी 17th 18th of June 2020, और आज के दिन भी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो इंटरेक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रही है, यानी मैं और आप भी कर रहे हैं, यानी आईटी पे डिपेंडेंट है। अब हम ऑब्वियस ही बात है, दुनिया ने आगे की तरफ चलना है, दुनिया ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, लोगों ने एजुकेशन को प्रमोट करना है, लोगों ने एक दूसरे से राब्ते करने हैं, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस ने अपने जो पूरी दुनिया में इतना बड़ा नेटवर्क फैलाया होता है, उस नेटवर्क को कंट्रोल करना है, उसको सुपरवाइज करना है, तो अब इस टूल के थ्रू किया जा रहा है। उसके बाद है हाउ इट इज अ ब्लेसिंग। तो कैसे है जी ये ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग कैसे है, आईटी इज अ ब्लेसिंग, आपके लिए आईटी कैसे ब्लेसिंग है। और आईटी के साथ साथ चूंकि मैंने आपको कल एक टॉपिक करवाया डिजिटलाइजेशन का, तो डिजिटल एज, क्योंकि याद रखिएगा जब हम किसी एक एरिया के ऊपर काम करते हैं ना इंग्लिश ऐसे में, तो उसके बहुत से एस्पेक्ट होते हैं, जरूरी नहीं जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ या जिसमें मैं आपके साथ एक एफर्ट करता हूँ और आपको एक नया टॉपिक तरतीब देके उसको उस पे ऐसे लिखने के लिए आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ, प्रायोरिटाइजेशन करता हूँ, क्लस्टरिंग करता हूँ, आउटलाइन बनाता हूँ, इंट्रोडक्शन लिखने के तरीके बताता हूँ, पैराग्राफिंग बताता हूँ, आर्ग्यूमेंट कैसे जनरेट करना है, जरूरी नहीं जिन चीजों पे मैं फोकस कर रहा हूँ वो टॉपिक एज इट इज ही आए, हाँ उस टॉपिक का कोई भी एस्पेक्ट आ सकता है। तो एक आर्ट आपको आना चाहिए, एक स्किल आपके अंदर होना चाहिए, रेलेवेंस क्रिएट करने का स्किल।
तो जिस तरह इस टॉपिक आईटी को डिजिटल एज भी कह सकते हैं, डिजिटलाइजेशन भी कह सकते हैं, डिजिटल डिपेंडेंस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया ना? तो जब आप इतना कुछ कह सकते हैं तो इनमें से कोई मिलता जुलता भी अगर टॉपिक आ गया तो ऑलरेडी हमने इस पे काम किया होता है। तो पेपर में बाज का ऐसा ही होता है, बल्कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जिन एरियाज पे आपने काम किया होता है उन एरिया से रिलेटेड टॉपिक आपको फाइनल एग्जाम में आ जाता है। और फिर जब आप उस टॉपिक को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होता है। उसकी रीजन ये होती है कि आपको पता होता है मैंने इसको इस एरिया में जो मेरे पास नॉलेज है इसको कैसे को रिलेट करना है अपने गिवन टॉपिक के साथ, और किस तरह इस गिवन टॉपिक पे ये तमाम के तमाम 11 स्टेप्स अप्लाई करके रफ वर्क कर लेना है और फिर इसको नीट करके प्रेजेंटेशन अच्छी बनानी है। हाउ आईटी इज अ कर्स, ऑब्वियसली बात है, इधर इधर भी डिजिटल एज या डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ सकता है। यही बात नीचे भी हम कर सकते हैं कि किस तरह ये एक बेनिफिट है और किस तरह ये एक कर्स है। तो इस पे भी बात हो सकती है जी। चलें जी, ये हमारे 3 स्टेप तो हो गए। अब चौथे स्टेप में हमने इसके बारे में सोचना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने एक छोटी-सी टेक्निक आपको सिखाई थी कि जो आपका टॉपिक है ना, वो बताता है आपने किस डायमेंशन में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले थिंकिंग पैरामीटर आपने एक बना लेने के इसके कौन-कौन से एस्पेक्ट पे मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, किस पे सोचना है, ब्रेनस्टॉर्म करूँगा मैं। तो अगर आप देखें तो एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव का ऐसे है। ये कोई ऐसा ऐसे नहीं है जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, कोई ऐसा ऐसे नहीं है रीजन साउथ एशिया से रिलेटेड है, कोई ऐसा ऐसे नहीं है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्री, ये पूरे का पूरी दुनिया से रिलेटेड है। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। तो जब एक ऐसे इस तरह का आ जाए जिसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव देना हो, ओपन एंडेड बात करनी हो, तो उसके जो थिंकिंग पैरामीटर है वो भी ग्लोबल होते हैं। तो ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल एज या डिजिटलाइजेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ आईटी, और विद रेफरेंस टू ये भी नेशन स्टेट्स भी हो सकते हैं और ग्लोबल भी हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल जब से डिजिटल एज आई है तो ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ग्लोबल इंफॉर्मेशन, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का दौर आ गया। पूरी दुनिया इफेक्ट होती है किसी एक बड़ी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, जो आप समझ लें स्टेट के इफेक्ट होने से पूरी दुनिया, जिस तरह 2008 में सॉवरेन डेट क्राइसिस आया, अमेरिका में आया, उसकी वजह से ग्रीस को काफी नुकसान हुआ, इटली को नुकसान हुआ, यूरोप को नुकसान हुआ, यूके को नुकसान हुआ। तो इसी तरह भी आप देख लें ग्लोबल पेंडेमिक है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त जो जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस में है। यहां तक कि ब्राजील का जीडीपी ग्रोथ -10.7 आ चुका है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह डिपेंडेंस है और किस तरह पॉलिटिको इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ आईटी या डिजिटल एज या डिजिटलाइजेशन है कि इसके नुकसान से पूरी दुनिया को नुकसान भी हो सकता है, इसके फायदे से पूरी दुनिया को फायदा भी हो सकता है। इसी तरह अगर आप इसका एक और एस्पेक्ट देखें तो सोशल एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो अभी पिछले दिनों ही एक पाकिस्तान एक क्राइसिस से गुजरा है जिसको हम बोलते हैं डार्क वेब क्राइसिस। होता क्या था कि पूरी दुनिया में रियल टाइम एक वेबसाइट है जिसमें कुछ रूम्स क्रिएट किए जाते हैं, सारा चैट रूम्स होते हैं, उन रूम्स में पेड मेंबर्स होते हैं और वो पूरी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों के साथ जो भी पीडोफिल जिसको कहते हैं वो एक्टिविटी की जाती है और वायलेंस क्रिएट किया जाता है, और किसी भी दुनिया के एक मुल्क में कहीं बैठा कोई शख्स कैमरे में लाइव वो एक्टिविटी दिखाता है और उसके पैसे मिलते हैं। तो हमने एक केस हमें मिला पेशावर से, एक शख्स का जिसने 1000 से ज्यादा इस तरह की वीडियोस बनाई है। इस तरह गुजरांवाला से मिला, इस तरह आपको कसूर से इस तरह के केसेस मिले जिन्होंने हजारों वीडियो उन बच्चों की बनाई है। बहुत से बच्चों की लाशें भी हमें मिली। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि इस डिजिटल एज, इस डिजिटल जो माफिया है, डार्क वेब है, और इस दौर में जो डिजिटल वायलेंस जिससे फैलाया जा रहा है उससे दुनिया में कितना नुकसान हो रहा है। इस तरह सोशल मीडिया में आपको पता है लोग कत्ल हो जाते हैं, लोगों के साथ स्कैम्स हो जाते हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स हो जाते हैं। तो आज से 2-3 साल पहले हमने देखा था पाकिस्तान के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, अरबों रुपया उनमें से निकाल लिया गया था क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उसकी भी बड़ी इनसिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी हम सोच सकते हैं, ये भी हमारा थिंकिंग पैरामीटर हो सकता है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, याद रखिएगा हम वी ऑल आर ह्यूमंस, तो हमारा एक नेचर है,
आपको पता है ना, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो इंसान का क्या बिहेवियर चेंज हो गया है इस डिजिटल एज के आने से, अलूफनेस ज्यादा हो गई है, इंसान इंसानों से दूर हो गया, आर्टिफिशियलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। अब रियल लाइफ में वैसे नहीं होते, लेकिन आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी बाकी चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि आप पता नहीं क्या चीज है, और अक्सर इसके ऊपर बड़े ज्यादा धोखे भी हो जाते हैं माशरों में अंदर। तो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी सोचा जा सकता है। मीडिया, बिजनेस, ई कॉमर्स, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, मैं इन एरियाज पे चुके बात कर चुका हूं। तो with reference to digital age, with reference to digitalization, with reference to information technology, इन एरियाज पे भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे with reference to these four major aspects। यानी इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ आईटी या डिजिटलाइजेशन नीचे आते हैं, in global politics, in global economy, in social aspects, security aspects, psychological aspects, media, business, e-commerce, trade, education। इसी तरह नंबर 2 एक्सेसिव डिपेंडेंस। तो जब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो ग्लोबली एक्सेसिव डिपेंडेंट है, पॉलिटिको सोशो एस्पेक्ट में भी डिपेंडेंट है। उनको को रिलेट करके आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। और स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। तो स्टूडेंट स्टेप नंबर 5 मींस वेरिएबल डेवलपमेंट या रफ आउटलाइन डेवलपमेंट। तो मैं आपको चूंकि पहले से बता चुका हूं कि आपकी जो रफ आउटलाइन है उसमें कांस्टेंट होते हैं आपका इंट्रोडक्शन, आपका कॉन्सेप्चुलाइजेशन वाला हेडिंग और आपका कंक्लूजन वाली हेडिंग, और बीच का जो पोर्शन होता है उसको वेरिएबल या बॉडी कहते हैं। और वो आपने विद रेफरेंस टू द रिदम ऑफ एसे खुद से हेडिंग सोचनी होती है। जिस तरह मैंने कुछ हेडिंग्स यहाँ बनाई है। नंबर 1, ये तो एक कांस्टेंट है, इंट्रोडक्शन हर टॉपिक में आता है। कॉन्सेप्चुलाइजिंग द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल एज, ये भी हर एक में आता है। और एक्सेसिव डिपेंडेंस, इसको भी अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुलाइज 100-150 वर्ड में ये दोनों बातों को कर देते हैं तो ज्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद आप बॉडी में आते हैं। हाउ डू द इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ आईटी बिकम ब्लेसिंग फॉर ह्यूमैनिटी। तो सबसे पहले चूंकि उसने, अगर आप देख लें तो सबसे पहले तो बात उसने, अगर आप टॉपिक को गौर से पढ़ें तो आपको टॉपिक में वो बता रहा है। नंबर 1, इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब हम इसको एक अलग पैराग्राफ में, कॉन्सेप्चुलाइजेशन वाले पैराग्राफ में डिस्कस कर देंगे तो हम मेन थीम की तरफ आएंगे, दैट इज ब्लेसिंग है और कर्स है। इस पे ज्यादा डिस्कस करें क्योंकि ये स्टेटमेंट तो एग्जामिनर दे चुका है। तो हमने फिर मेजर वेरिएबल जो अपना बनाया वो ये बनाया कि कैसे डू द इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ आईटी बिकम ब्लेसिंग्स फॉर ह्यूमैनिटी, या डू द इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ डिजिटलाइजेशन। दोनों एस्पेक्ट से कर सकते हैं ना, इसका मतलब तो एक ही है। डिजिटलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हमारे लिए फायदा मंद कैसे है, तो इस पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। और किसी तरह ये जो इमर्जिंग ट्रेंड है इसमें जो आपकी डिजिटलाइजेशन है वो कर्स है, नुकसान भी पहुंचाती है मैनकाइंड को, डिसएडवांटेज है। और उसके बाद एक मैंने आपको बताया था कि एक हेडिंग आप बनाते हैं आखिर में, जिसमें आप इस तरह का जो टॉपिक होता है उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे देते हैं और अपना झुकाव बता देते हैं आप किस स्टांस के साथ है। तो कंपैरिजन, कंपेयरिंग बोथ आईटी एज ब्लेसिंग एंड कर्स एंड डिड्यूसिंग रिजल्ट्स। तो इस वेरिएबल में हम दोनों को कंपेयर करेंगे, वो दोनों के पॉइंट्स जो ऊपर हमने लिखे हैं, और अपने रिजल्ट्स रिड्यूस करेंगे। मैं आपको चूंकि बता चुका हूं कि अगर मैं इस टॉपिक को अटेम्प्ट करूंगा तो मैं इसको एज ए ब्लेसिंग ही लेकर के चलूंगा। तो इसके ऊपर हमने कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग कॉन्सेप्चुलाइजिंग द टर्म आईटी एक्सेसिव डिपेंडेंस। तो सबसे पहले जी इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। इट इज द मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू हाईली एडवांस टेक्नोलॉजिकल मशीन्स। यानी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी या गैजेट्स या मशीन्स के थ्रू आप जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स या आईटी या डिजिटल एज कहा जाता है। इट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग। एक जगह से मालूमात दूसरी जगह बड़ी स्पीडी विदाउट एनी हर्डल अगर आपने करनी है उसके लिए भी कर सकते हैं। यूज ऑफ हाईली एडवांस्ड कंप्यूटर्स, मशीन्स एंड इंटरनेट टू डेवलप, execute and broadcast information with latest ICT instrument। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या और उसकी एक्सेसिव डिपेंडेंस क्या है। पहली तो बात, हाईली एडवांस कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है इसमें, मशीन्स को और इंटरनेट को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है कि बनाया जाए और एग्जीक्यूट किया जाए इंफॉर्मेशन को विद आईटी इंस्ट्रूमेंट्स। द न्यू एरा ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली एंड virtually among education, entertainment, business,
न्यूज अबाउट पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो आप अगर इन फील्ड्स ऑफ लाइफ को देखें तो इसमें जो डाटा शेयरिंग होती है वो भी आईटी के थ्रू होती है और इसीलिए इस पे डिपेंडेंस भी ज्यादा है। मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज इन अ सिंगल इंटरफेस शेयर डेटा। तो आप एक से ज्यादा लाइब्रेरीज बना लेते हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज इसको कहते हैं, और उसमें आप इंटरफेस शेयर कर लेते हैं। इट इज अ ग्राउंड इन विच ब्रॉडली और ग्लोबली इश्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी सॉल्व एंड ऑर्गेनाइज इजीली। आप याद रखिएगा, जिस तरह विकीपीडिया है ना, इस तरह जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनकी भी एक वेब पेज है जिसमें हजारों और लाखों लोग लाइव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर को किस तरह अगर करप्ट हो गया कैसे डील करना है, उसकी क्या इश्यूज हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसको द इन्वेंशन ऑफ 21st सेंचुरी that has revolutionized almost every aspect of man's life, ranking from schooling to business, political affairs of the whole globe। यानी स्कूलिंग सिस्टम आप देख लें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आज आ गए हैं, डिजिटल एजुकेशन का दौर आज आ गया है। पॉलिटिकल स्फेयर में देख लें, पॉलिटिकल स्फेयर में दो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपके पास 2018-19 की। क्यों है कि अगर आप देखें तो 2017 के जब इलेक्शन ट्रंप जीतता है तो उस पर इल्जाम आता है कि इसने बहुत ज्यादा यूज किया डिजिटल टेक्नोलॉजी को। इसी तरह पाकिस्तान में इमरान खान साहब जब वजीर आजम बनते हैं तो पीटीआई का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग था, तो डिजिटल इंफॉर्मेशन या डिजिटल मार्केटिंग। इसी तरह अगर आप देखते हैं इंडिया के अंदर नरेंद्र सिंह मोदी, ये दूसरी टर्म वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनकी भी बहुत स्ट्रांग सोशल मीडिया कैंपेन्स थी। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो किस हद तक डिपेंडेंस है डिजिटल एज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और किस तरह दुनिया का पूरा जो फेस है वही चेंज हो गया है इस डिजिटल रेवोल्यूशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज से। तो ऑब्वियस ही बात है, ये फायदा तो है इसका। अब आजकल के दुनिया जो है, आजकल के लोग जो है इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। Homes are decorated with air conditions, coolers, heaters, full adventures by watching movies. Communication is easy through mobile phones, mail sending, chatting apps. People can aware from issue by online newspaper channels, social media। ये बात हो चुकी है। Online learning, students have opportunity to learn online। obviously बात है, इसको learning management system के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जिस तरह यूट्यूब है, यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट या इंफोटेनमेंट नहीं है, यूट्यूब पे बहुत से एजुकेशनल चैनल्स हैं, जिस तरह हमारा चैनल भी है। तो मतलब यू कैन से दैट कि ये एक ऐसी चीज है, अगर इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया जाए तो हमारे फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, अब हर जगह अगर हमें किसी चीज से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना पड़ रहा है तो वो थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल गैजेट्स के थ्रू हमें इंटरेक्ट करना पड़ रहा है। और पेशेंट्स आर गेटिंग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स आर अवेलेबल अक्रॉस द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक सिंबॉलिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। बायोस्फीयर का तो मतलब होता है जमीन का वो हिस्सा जहां पर जिंदगी हो। अगर आप इसका तर्ज वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो करें विद रेफरेंस टू बायोलॉजी, तो जहां पर जिंदगी हो, तो नहीं तो जिंदगी तो बैक्टीरिया और वायरस और बहुत सी जगहों पे हवा में भी होते हैं। बायोस्फीयर एज ए आप समझ लें किसी चीज को खूबसूरत तरीके से बयान करने के लिखा हुआ है, हालांकि अक्रॉस द ग्लोब इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। जी स्टूडेंट्स, एक चीज तो हमने आज ये लर्न की, चाहे डिजिटल एज से रिलेटेड हमारा टॉपिक था, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से था, इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ ऑन आईटी या डिजिटल एज, इन दोनों में कॉमनैलिटी है। और आज के और कल के लेक्चर से हमें एक और चीज ये भी समझ आई कि हाउ डज डिजिटल एज बिकम एन एडवांटेज इन करंट एरा। ये हमने कल टॉपिक किया था कि सीएसएस के, पीएमएस के, आईएएस के, यूपीएससी के, जीआरई के, सैट के, गैट के, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, कोई भी टेस्ट में जब आप किसी टॉपिक पे ऐसे लिखेंगे और अगर वो टॉपिक करंट इमर्जिंग ट्रेंड्स में से हो, ग्लोबल इश्यूज में से हो, मेजर दुनिया के इश्यूज के ऊपर से हो, तो अगर आपने उसके मेजर एस्पेक्ट्स अंडरस्टैंड कर लिए या मेजर थीम आपको समझ आ गया, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना उस चीज के बारे में, आप उसको को रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह के हमने दो अलग अलग टॉपिक को आपस में को रिलेट किया, बेशक हमने उनकी आउटलाइंस अलग अलग बनाई।
और दूसरी चीज ये कि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा पॉइंट तभी आते हैं जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग पैरामीटर्स हों, यानी आपको एक और स्किल डेवलप करना होगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसका कौन सा थिंकिंग पैरामीटर है। जिस तरह आप देख लें कि इसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव ज्यादा था, ग्लोबल इकोनॉमी ज्यादा थी, ग्लोबल जो आपका सोशल नेटवर्क है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ग्लोबल इंटरेक्शन ज्यादा, क्योंकि ये ग्लोबल टर्म है। इसी तरह बाज का टॉपिक्स आते हैं विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान, ये क्लोज एंडेड है विद पाकिस्तान, एनर्जी क्राइसिस का इशू पाकिस्तान, या करप्शन के ऊपर आ जाए, गवर्नेंस के इशू पे आ जाए विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, एजुकेशन के ऊपर आ जाए, हायर एजुकेशन कमीशन के रोल के ऊपर आ जाए, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, ग्लोबल पेंडेमिक है, पाकिस्तान ने इसको क्या रिस्पांस किया है कोरोना वायरस को, इससे रिलेटेड भी आ सकता है। क्या ये हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन या हमारे बिहेवियर की वजह से इतना ज्यादा फैल गया है कि हम कल्चरली ही बड़े ही ज्यादा जिद्दी तबीयत के लोग हैं, हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, या हम जो हैं एज ए नेशन अभी सिविलाइज्ड हुआ ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे कम बीमारी थी, लेकिन हमने इसको खुद ही फैला दिया। तो इस तरह के टॉपिक पे भी आ सकता है ऐसे। तो विद रेफरेंस टू दैट आपने फिर उसके थिंकिंग पैरामीटर डेवलप करने होते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि हम जितने भी एरियाज के ऊपर बात करेंगे, बात करते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो तमाम के तमाम एरियाज जर्नल आपकी लाइफ से होने चाहिए, आपकी पॉलिटिकल लाइफ से होने चाहिए, आपकी सोशल लाइफ से होने चाहिए, आपकी डेली अफेयर्स ऑफ एक्टिविटीज जो आप करते हैं, फिर अखबार आप पढ़ा करें। इससे क्या होता है, आपका जो नॉलेज है वो एक्सपैंड करता है, और आपका जो होराइजन है ना, यानी जिसको मैं बोलता हूँ इंटेलेक्चुअल होराइजन, आप इंटेलेक्चुअली ग्रूम होते हैं। फिर जरूरी नहीं है आपने हजारों किताबें पढ़ी हों, वो भी जरूरी नहीं है। फिर आप अपने आइडियाज के ऊपर बात करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करते हैं, फिर आप उसको सोचते हैं, फिर आप उसको पेन डाउन करते हैं, और एक जिसको आप कहते हैं ना प्रीशियस पीस ऑफ राइटिंग, एक एक्सीलेंट पीस ऑफ राइटिंग, एक नोबल एंड नोबल पीस ऑफ राइटिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक सेल्फ राइटर, एक क्रिएटिव राइटर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी लर्निंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। सिर्फ वो क्रैम करके चीजें याद ही ना करे, उसकी कोई अपनी इनपुट भी हो, अपनी ऑब्जर्वेशन भी हो, और फिर वो डिफरेंट एस्पेक्ट से चीजों को एनालिसिस करने की एबिलिटी भी डेवलप करे। गो के इनिशियली ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये करना जरूरी है अगर आप पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी कंपटीशन का एग्जाम पास करना चाहते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।